फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो हिंदी व्याकरण के हम लगातार प्रश्नों को देखेंगे। हर एक प्रश्न को टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में हमारी वर्णमाला की पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आपको एकदम डिटेल डिस्कशन होगा और एक्सप्लेनेशन के साथ हम चलेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जितनी भी चीज़ें जो भी आंसर दिए गए हैं उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज हम वर्णमाला करेंगे। लगभग देखते हैं कितना प्रश्न हो पाता है आज। 30+ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन रहेगा तो समय ज़्यादा लग सकता है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। मैं अपने प्रश्नों की तरफ चलती हूँ। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं ये। ठीक है, तो हम पहले ही प्रश्न पे चलते हैं अपने। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है ये और बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्ण होगा, उच्चारण होगा, पद होगा या शब्द होगा। देखिए यहाँ पे छोटी इकाई पूछ रहा है, आपको सार्थक इकाई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो छोटी इकाई हमारी क्या हो जाएगी? छोटी इकाई हमारी वर्ण हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कौन कौन सी जगह आया है? हाई कोर्ट, ARO में, वीडियो, री एग्ज़ाम UPSI में आया हुआ है, यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ UPSC। देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा जाता है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हर एक प्रश्न से आप जो भी टॉप पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम जानते हैं कि हिंदी के वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 41 होती है। ये सब चीज़ हम पहले से ही जानते हुए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? अब यहाँ पे अभी अभी मैंने आपसे बोला कि सार्थक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सार्थक पूछा जाएगा तो हमारा शब्द हो जाएगा, क्योंकि शब्द ही हमारा सार्थक होता है। वर्ण की बात करें तो वर्ण तो नहीं होगा, क्योंकि वर्ण में हमारा क्या होता है? वर्ण एकदम अक्षर होता है, एक अक्षर होता है, उससे हम कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। और अर्थ तो कुछ है ही नहीं है इस तरह का। और मात्रा भी हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मात्रा में क्या हो जाएगा? सिर्फ मात्रा लगाते हैं, जैसे ये मात्रा हो गया, ये मात्रा हो गया, ये मात्रा हो गया, हर्ष उ, दीर्घ उ। ठीक है, तो इसे मात्रा कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? हमारी शब्द हो जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन तो वैसे ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। देखिए ध्यान से आप इसको नोट कर सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम इकाई ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, और ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इसमें सार्थक या अर्थबोधक क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसे कि अ, क, प, इसमें कोई अर्थ नहीं हमें समझ आ रहा, तो ये ध्वनियाँ तो है लेकिन ये सार्थक नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे क और ल 2 अक्षर अगर मिल जाते हैं, 2 सार्थक ध्वनि मिल जाती है, तब हमारा जाकर के सार्थक शब्द बन जाता है। कल, कब, चल। इस तरह से हम देखेंगे कि सार्थक शब्द सार्थक भाषा क्या होती है? हमारी शब्द होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि से ही हम कोई भाषा का स्टार्ट देखते हैं, है ना। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? भाषा की सबसे छोटी इकाई मूल ध्वनि क्या है? ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है।
सार्थक इकाई की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद होती है, पद को ही हम शब्द भी कहते हैं। शब्द से छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि। अगर आप इसको ऐसे क्रम वाइज में आप इसको लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी होती है सबसे मूल इकाई ध्वनि होती है, और उससे अगर सबसे बड़ा देखें तो वाक्य होता है हमारा, वाक्य से छोटा हमारा उपवाक्य होता है, उपवाक्य से छोटा पदबंध होता है, उसके बाद हमारा अक्षर होता है, उसके बाद हमारा ध्वनि होता है। तो इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण कितने भेद होते हैं वर्णों के? तो सबको पता है वर्ण के दो भेद होते हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। स्वर और व्यंजन, दो वर्ण भेद होते हैं हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो बहुत इजी सा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ये भी हमने कर लिया है पहले ही। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती है? तो 52 होती है। यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से होती है वो सब हम एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे। देखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी भाषा के कुल कितनी लिपियों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, अ आ हर्ष ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री ए ऐ ओ औ, ये टोटल मिला के कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं हमारे। ठीक है, और व्यंजन की बात करें तो हर यहाँ पे आप वर्ग भी देख रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये सारे कितने? 5-5 आपके होते हैं। तो ये पाँच 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 होते हैं। और इसका अगर हम स्थान देखें तो कहाँ से यह उच्चारित किया जाता है? तो क वर्ग हमारा कंठस्थ हो जाता है। क वर्ग मतलब पूरा क की जितनी भी फैमिली है, ये क फैमिली हम बोल सकते हैं इसको, क ख ग घ अंग। तो ये टोटल 5 होते हैं, और ये पांचों क्या है? कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तो कंठस्थ इसको कह सकते हैं। और च वर्ग हो जाएगा तालव्य। ठीक है, च वर्ग क्या होगा? तालव्य हो जाएगा। ट वर्ग हमारा मूर्धन्य हो जाता है। त वर्ग हमारा दंत्य हो जाएगा, और प वर्ग हमारा ओष्ठ हो जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका पूछ लिया जाएगा कि ट आपका उच्चारण स्थान कौन सा है। ऐसे एक आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम देखें अंतस्थ, अंतस्थ में आ जाता है य र ल व। ऊष्म व्यंजन में स श श और ह हो जाता है। देखिए यहाँ पे तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, ये आपके ऊष्म होते हैं, यानी कि इसको उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन के अंदर डालते हैं। तो ये सारे हमारे व्यंजन के अंदर आएंगे। ठीक है, अंतस्थ भी व्यंजन है और ऊष्म भी व्यंजन है। तो ये टोटल हमारे हो गए इधर। और हम देख लेते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। और होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ और श्र। आयोग वा होते हैं अंग और अ। द्विगुण व्यंजन होते हैं ड और ढ। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल कितने होते हैं? टोटल हमारे 52 जो है हो जाते हैं व्यंजन। कुल मिला के, सॉरी व्यंजन नहीं, कुल मिला के हमारे 52 हो जाते हैं। 11 स्वर और व्यंजन हमारे 41। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखिए हमें प्रश्न आता है, लेकिन क्या हो जाता है कई बार कि शब्दों को, भाषाओं को हम समझ नहीं पाते अच्छे से, या फिर कई बार एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध है यानी क है, ख है, ग है, एक माला बना हुआ है। तो सब वर्णों की जो माला बनी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये तो सबको पता होगा। यहाँ पे देख लेंगे, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। एक एक जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं। अब यही पूछ लेगा तो दिमाग एक मिनट के लिए थोड़ा सोचना पड़ जाएगा कि ये क्या है। तो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये 52 होता है, अभी अभी हमने देखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण स्वर वर्ण से है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा स्वर नहीं है। अब स्वर नहीं है तो हमने पढ़ा था अ आ दीर्घ ई हर्ष ई, इस तरह से हमने पढ़ा था, पूरा 11 होता है, तो अ भी होता है, उ भी होता है, ए भी होता है, पर ब हमारा नहीं होता है। आंसर तो हम देख ही रहे हैं। मूल उद्देश्य हमारा है प्रैक्टिस करना। और देखिए यूपी बीएड एग्ज़ाम में 2007 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप आसानी से कर लोगे ये। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ब जो है वो किस वर्ग में आता है, तो प वर्ग में आता है, प की तृतीय श्रेणी में आता है हमारा। आप यहाँ पे देखिए उपयुक्त विकल्पों में ब स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है, यह प वर्ग का वृत्तीय वर्ण है। देखिए स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों का स्थान का स्पर्श बता सकते हैं कि यह कंठ से स्पर्श हो रहा है, यह तालु से स्पर्श हो रहा है, तो इस तरह से हम स्पर्श व्यंजन इसको कहते हैं। जो भी हमारा क से म यर ल व श, हाँ यहाँ तक जो आता है, म तक जो आता है ना, प वर्ग तक, वो हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, यर ल व अगर आ जाता है तो उसको आप स्पर्श व्यंजन में नहीं करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन में चला जाएगा। ठीक है, तो प वर्ग तक जो म तक जो आता है, क से म तक के जो भी वर्णमाला है उसको हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे नहीं कही गई है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इनमें से री क्या है। अब आंसर तो हम देख ही रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, री व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन होगा, दोनों होगा या स्वर होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर स्वर है, तो री जो है स्वर है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने देखा था ओ आ री ई उ री ए ऐ ओ औ, यहाँ तक हमारे स्वर होते हैं। अब देख लेते हैं कि स्वर में भी दो प्रकार होते, स्वर में जो भी प्रकार होते हैं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मूल स्वर कौन से हैं, और कभी कभी पूछ लिया जाता है हर्ष स्वर कौन से है, दीर्घ स्वर कौन से है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, आप स्वर पे ऐसे नोट डाल के अपने नोट्स बना सकते हैं। हिंदी के प्रमुख स्वर कौन कौन से हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। और मूल स्वर हमारे कौन से होते हैं, 4 होते हैं। मूल स्वर की बात की जाए तो कितनी होते हैं, 4 होते हैं, ये भी आप नोट कर लें। मूल स्वर कौन कौन से, अ होते हैं, ई होते हैं, उ होते हैं और री होते हैं। तो अ होता है, छोटी ई, छोटा उ और री, ये हमारा मूल स्वर होता है। और संयुक्त स्वर कौन हो जाएगा, ए ऐ ओ औ, ये हमारे जो 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हर्ष स्वर, इन्हीं को कहते हैं हर्ष स्वर, अ ई छोटा उ और री, ये जो मूल स्वर है इन्हीं को हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर में बाकी सब हो जाएंगे, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। बहुत ही छोटा आपको लग रहा होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन कई बार बहुत ही पूछ लिया जाता है, जिसमें लोग फंस जाते हैं कि मूल स्वर कौन सा है, इसमें से ऊ जो है कौन सा स्वर है में आता है, दीर्घ में, स्वर में, मूल स्वर में। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अब इसको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ बोल रहा है वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं क्या है, वृष्टि। ठीक है, वृष्टि यहाँ पे क्या होता है, वृष्टि शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है, वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अब देखिए आप रिपु, यहाँ पे ये री दूसरा है, यहाँ पे देखिए आप री दूसरा है, क्रिया में जो री है वो री की मात्रा नहीं है, और वर्षा में जो है वो भी छोटी आर की र की मात्रा है, ये आपका रेफ में चला जाता है, ये भी री की मात्रा नहीं है। वृष्टि ये वाला जो होता है, जैसे कृपा हो गया, कृपा, इसमें भी क्या है, ये वाली री की मात्रा है, तो वृष्टि में होती है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें और भी दिया हुआ है, कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन, ये सब में जो ये मात्रा जो दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा री की मात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ये वाला देखिए क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से हमने स्वर में पढ़ा है। पहले तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर तो स्वर हो जाएगा। स्वर में हमने देखा है कि जो भी उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। इसमें हम जैसे हम क लिखते हैं, एक मिनट,
जैसे हम क लिखते हैं तो हम क कैसे लिखते हैं, आधा क प्लस अ, ऐसे हम क लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे स्वर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। स्वतंत्र रूप से तो हम क नहीं बोल सकते हैं, बिना अ के क होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, व्यंजन के उच्चारण में सहायता कर किया ना अभी क में हमने देखा, तो ये स्वर को बोलने में भी सहायता देते हैं और ये स्वतंत्र रूप से अपने आप में आवाज़ निकलती है। इनके उच्चारण के भीतर से आई हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है, मतलब कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है इसको उच्चारण करते वक्त। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, हमने कई बार अभी देख लिया है, और सभी स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं। देखिए कई बार इसको वाक्य में पूछ लिया जाता है, 4 पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें से स्वर के बारे में कौन सी विशेषताएं सही है अथवा नहीं है। तो छोटी सी छोटी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप स्वर की विशेषताओं में या उन स्वर में हेडिंग डाल के लिख सकते हैं स्वर का डेफिनेशन के रूप में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरों की संख्या कितनी है, जो हमने अभी अभी किया है, कितनी है, 11। 11 हमारा स्वर की संख्या हो जाएगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन तो देखने का ज़रूरत है नहीं, हमने कई बार अभी बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। स्वरों की संख्या 11 होती है जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई और बड़ी ई, बड़ी ऊ और भी हैं जो 11, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण। देखिए यहाँ पे आ ही गया है ना वाक्य के रूप में, वर्णों की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण या फिर अनुस्वर, यहाँ पे आपको सही बताना है। ठीक है, यहाँ वर्णों की सहायता, व्यंजनों की सहायता से नहीं होता है, जब बल्कि स्वरों की सहायता से व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं। अनुस्वार की सहायता से होता है, ऐसा भी नहीं है। अनुनासिक की सहायता से होता है, ये भी नहीं होगा। बिना किसी सहायता से होता है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है, तो इसको हम कहेंगे ये स्वर का सही डेफिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हर किसी का तो एक्सप्लेनेशन अभी ज़रूरत है नहीं, हमने बहुत अच्छे से स्वर को अभी किया है तो हम समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्वर किसका भेद है, संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। अब देखिए बहुत कोई इसमें संधि भी लगा सकते हैं, है ना, स्वर संधि भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम वर्णमाला के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला वर्ग 2 प्रकार का होता है, हमने पढ़ा अभी। स्वर व्यंजन, स्वर में क्या होता है, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा बाधा के होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये स्वर में हो गया। आपको इतना बार बार मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में ये रट जाए अच्छे से, और क्वेश्चन देखते ही आंसर आप कर दो। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम मात्रा के आधार पे पूछ रहा है, जैसे कि हमने हर्ष स्वर देखा है, दीर्घ स्वर देखा है, और कौन सा एक होता है, प्लुत स्वर होता है एक, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी आंसर 3 हो जाएगा। और इसमें हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। स्वर में देखिए 3 तरह का होता है, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। स्वर, हर्ष स्वर में क्या होता है, बहुत कम समय के लिए मात्रा निकलता है। जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, बहुत जल्दी जल्दी हमने कह दिया, बहुत समय नहीं लगता है, तो ये एक मात्रिक स्वर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे दीर्घ स्वर है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर के अंदर आएगा। अब देखिए आप इसमें बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि ये जो ए है ना,
और ये बड़ी एक मात्रा वाली ओ, इसे भी हर्ष स्वर मानते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर्ष स्वर यही है, यही चार जो है ये हमारे हर्ष स्वर है, यही हमारे मूल स्वर भी है। और दीर्घ स्वर के अंदर ये सारे आ जाएंगे। अपलुत स्वर क्या होता है, जिसमें और भी ज़्यादा, जैसे कि आप किसी को आवाज़ लगा रहे, जैसे आपने मान लो लगाया अरे राधा, जोर से आवाज़ लगाया ना आपने, तो राधा जो जोर से बोला आपने, जैसे ओम शब्द का हम उच्चारण करते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं देख लेते हैं इसको भी। प्लुत स्वर में क्या है, जिन उच्चार स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अंक इसका चिन्ह देखिए क्या होता है, ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो कई जगह पे क्या होता है कि स्वर को 2 ही मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग में पढ़ाते थे ना, जैसे भी आधुनिक व्याकरण में अगर हम देखें तो प्लुत स्वर को हटा दिया गया है, लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 होते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला गया है, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, हर्ष और दीर्घ, क्योंकि प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ऐसे करके इसका होता है चिन्ह। ठीक है, ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए इस तरह से विशेष रूप से, तब आप 2 आंसर करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ आपको 2 करना है, कहाँ आपको 3 करना है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, बिहार प्राइमरी टीचर और भी कई जगहों पे ये प्रश्न पूछा गया है। हर्ष दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? अभी अभी हमने किया है, किसके प्रकार है? स्वर के प्रकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर। यहाँ पे हमने देख ही लिया है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। अब यहाँ देखिए दीर्घ की बात की जाए तो हमें छोटा, हमें पता है ना कि छोटा कौन सा है, बस उसे हम खोज लेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे तो सभी दीर्घ स्वर लग रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं, री देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिए यहाँ आ गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी मूल स्वर है। यहाँ पे भी आ गया है, ई आ गया है, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमने पढ़ा है इसके बारे में भी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 4 हर्ष स्वर था ना, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यही 4 थे हर्ष स्वर। तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। गलती से भी आप 11 मत लगा दीजिएगा। कई बार हम एक्साइटमेंट में गलत कर देते हैं, स्वर की संख्या देखी और 11 लगा दिया, ये गलत का हो जाएगा आपका। यहाँ पे हर्ष स्वर पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 आंसर सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत अब आपको नहीं होनी चाहिए हमने कई बार अच्छी तरह से इसको देख लिया है, समझ लिया है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर को हम वन को हम स्वर कहते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हमने देख ही लिया है। हर्ष स्वर में हमारा देखिए यही 4 आता है, अ, छोटी ई, बड़ा छोटी ऊ और री, और बाकी हमारे आते हैं दीर्घ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष से दुगना समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? तो 2 स्वर का लगता है तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। लघु तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ भाषा का अंतर है हमारा। लघु नहीं होगा, यहाँ पे मूल स्वर भी नहीं हो जाएगा। प्लुत स्वर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 2 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ में लगता है। यहाँ पे या तो दीर्घ स्वर होता है या गुरु स्वर होता है, ये दोनों ही एक बात है। ठीक है, यहाँ पे या तो दीर्घ होता या तो गुरु स्वर होता, दोनों को ही हम एक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक ही बोला जाता है दोनों को। यहाँ पे हम देख लेते हैं,
जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है। हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है क्योंकि उसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें कितना लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर इसको हम कहते हैं, अर्थात दो मात्रा का स्वर इसमें होता है और स्वर से हर्ष स्वर से दुगना होता है। देखिए आपको कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि हर्ष स्वर से दुगना किस में लगता है समय, तो वहाँ भी आपका गुरु स्वर या दीर्घ स्वर हो जाएगा। देखिए भाषा को बस उलट पुलट के एक ही चीज़ पूछा जाता है। छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को हम लोग गुरु कहते हैं। ये देखिए जिसने भी हम लोग हिंदी के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो आपने छंद पढ़ा होगा। छंद में हम जो है हर्ष स्वर को लघु मात्रा और दीर्घ ऐसे हम पढ़ते हैं ना, ये हमारा होता है हर्ष मात्रा यानी लघु मात्रा, और ये होता है हमारा दीर्घ मात्रा यानी कि गुरु मात्रा। गुरु और लघु हमने पढ़ा होगा, इस तरह से इसका सिंबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, आ, उ, ए या ओ। यहाँ पे दीर्घ पूछा जा रहा है, तो ये देखिए ये तो नहीं होगा हमारा ए, छोटा ऊ, छोटा ए। आ हमारा होगा, ओ हमारा होगा, कौन सा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लग तो रहा होगा बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको गलती आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऊ तो नहीं होगा क्योंकि ऊ हमारा मूल स्वर है। अब आप कंफ्यूज होंगे ए, ओ और आ में, और आपको क्वेश्चन भी गलत लग रहा होगा, है ना। लेकिन हमने पढ़ा है ए और ओ ये दोनों क्या है, संयुक्त स्वर है, और आ हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आ को तो हम तोड़ते नहीं है, जबकि ए और ओ को हम तोड़ते। इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, आप बेहतर समझ पाइएगा। देखिए आ क्या है, दीर्घ स्वर है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ होते हैं। मूल दीर्घ स्वर कौन से, चार हमने आपको बताया था, उसमें भी अगर आपको याद होगा और आपने नोट किया होगा तो आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं, चार होते हैं, आ, ई, उ और आई। यहाँ पे देख लीजिए आप, ए जो है अ और ई से मिलके बना है, छोटी ई, अ और छोटी ई से मिलके बना है ए, और अ और छोटा ऊ से मिलके बना है औ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा आ हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप कंप्लीट इसका नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, संयुक्त स्वर की बात करें तो यहाँ पे ए होगा, आई होगा, बड़ा ऊ होगा या बड़ा ओ होगा। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बड़ा ऊ की मात्रा जो है वो हर्ष स्वर में संयुक्त स्वर में नहीं आएगा। अभी अभी हमने देखा कि ए किससे मिलके बना था, अ और छोटी ई से मिलके बना था, और ए किससे मिलके बना था, अ और छोटा ऊ से मिलके बना था आई। ठीक है, और औ ये हमारा दीर्घ में आ जाता है, क्या आ जाता है, बड़ा ऊ हमारा दीर्घ में आ जाता है। देखिए यहीं पे हमने अभी पढ़ा है, मूल दीर्घ स्वर में हमारा आता है बड़ा ऊ की मात्रा, संयुक्त स्वर में नहीं आता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त स्वर ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है बल्कि यह एक दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है, जिसमें हर्ष स्वर, ध्यान से देखिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हर्ष स्वर में छोटा अ, यहाँ पे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री की मात्रा होती है। दीर्घ स्वर में हम बात करें तो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमारा आ जाता है किसमें, दीर्घ स्वर में, और संयुक्त स्वर में आ जाता है हमारा ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, संयुक्त स्वर में हमारा आ जाता है ए, ऐ, ओ, औ। अब यहीं पे देखिए पूछा था संयुक्त स्वर नहीं है, तो ए भी है, ऐ भी है, ओ भी है और औ भी होता है, एक नहीं होता है कौन सा, बड़ी ऊ, क्योंकि वो हो जाता है हमारा दीर्घ स्वर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं
ये तो बहुत ईजी है, आप आराम से बता दीजिएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है? अनुस्वार में, अनुनासिक में, हर्ष में या प्लुत में? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लुत। हमने बताया आपको दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय सबसे कम किस में लगता है? हर्ष स्वर में। हर्ष स्वर में सबसे कम समय लगता है। इसके बाद जो है हमारा दीर्घ, और वो सबसे ज़्यादा किस में लगता है? प्लुत में। प्लुत में सबसे ज़्यादा लगता है, उसके बाद दीर्घ में, उसके बाद हर्ष में। सबसे कम लगता है हर्ष में। यहाँ राइट आंसर हमारा प्लुत हो जाएगा। देखिए हमने इसको किया था पहले भी। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो हमारा प्लुत स्वर हो जाएगा। ओम, सुनो, बोलते ना, सुनो, ओम। ओम उच्चारण करते हैं, इसमें भी हमारा ज़्यादा समय लगता है। किसी को बुलाने में हम अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ओम तो नहीं होता है, ओम म आधा ही है, और ओ तो ये तो ज़्यादा लंबा नहीं खिंचा रहा है ये वाला। यहाँ पे ओम, ओम भी आपका नहीं हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओम यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है, तो प्लुत स्वर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो गलत है ये। ओम ऐसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओम प्लुत स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ओम ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे भी नहीं होता और ऐसे भी नहीं होता। ओम हमारा ऐसे ही होता है। वर्तनी की दृष्टि से भी हम इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? हर्ष स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुत स्वर 3 गुना समय लगता है। हाँ, ऐसे भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि हर्ष स्वर से 3 गुना समय आपको कौन से स्वर में लगता है? तब आपका क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। किसको संयुक्त स्वर माना गया है? आ, बड़ी ऊ, बड़ी ई या ए? तो यहाँ संयुक्त स्वर की बात की जा रही है, तो कौन सा था? ए, ऐ, ओ, औ, यही ना 4 था हमारा संयुक्त स्वर। बाकी आ हमारा तो दीर्घ हो जाएगा, बड़ी ऊ भी हमारा दीर्घ हो जाएगा, और बड़ा ई भी हमारा दीर्घ हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐ। देखिए आंसर तो हम जान रहे हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको आंसर। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, आपको समझना इम्पॉर्टेंट है कि ऐ यहाँ पे कैसे हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त स्वर में हमने देखा था ऐ, औ, ऐ, ऐ, ओ, औ। ये 4 जो थे हमारे संयुक्त स्वर में आते हैं। ठीक है, और आ, बड़ी ई और ओ ये हमारा आ जाता है दीर्घ में, और बाकी हमारे जो 4 हैं वो हमारे हर्ष में आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए आपको संयुक्त करके दिखाया जा रहा है कि ए हमारा संयुक्त स्वर में आता है। ए, ऐ, ओ और औ ये 4 आते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया। और छोटी ई से मिलके ऐ बनता है, और ऐ से मिलके ऐ बनता है, और ओ और छोटी ऊ से मिलके ओ बनता है, और अ और ओ से मिलके औ बनता है। तो इसको हम और भी ज़्यादा संधि में अच्छे से समझेंगे, कैसे तोड़ के इसको कैसे बनाया जाता है शब्द। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा है, इसमें कौन सा नहीं है? तो आ तो हमारा मूल दीर्घ स्वर है, और ऊ भी हो जाएगा हमारा, बड़ी ई भी हो जाएगा हमारा, ओ हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब क्या है कहानी, इसको हम देखते हैं। देखिए प्रश्नगत में क्या है, ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। स्वतंत्र रूप से कितने हैं? 11 है। हर्ष स्वर में वैसे स्वर है, उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है, उसे हम अ, ई, उ और री, ये 4 जो है एक मात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। ये हमारे हर्ष स्वर के अंदर आते हैं। दीर्घ स्वर में हमने देखा था कि आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ये 3 जो है मूल दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर देखें तो अ, ऐ, ओ और औ,
हम बार बार इसको पढ़ रहे हैं अभी। ए ऐ ओ औ ये हमारा संयुक्त स्वर में आता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओ है ना, ओ हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए और एक नेक्स्ट पड़ाव पे अब हम चल रहे हैं। समवृत्त यहाँ पे पूछा जा रहा है, समवृत्त स्वर कौन सा है। जैसे देखिए कोई भी ध्वनि को हम निकालते हैं तो मुख हमारा कितना खुलता है, उस हिसाब से हम देखते हैं इसको, ठीक है। समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विवृत्त या अर्धविवृत्त, इस तरह से ये 4 तरह का होता है। अभी हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा, ये हमारा समवृत्त स्वर है। अब यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। समवृत्त स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी ध्वनि को कहते हैं जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक समवृत्त स्वर है। ई बनाते वक्त आपके जो मुख का आकार है, जो जिह्वा जो जितना मुड़ता है, ये उसके अनुसार आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। ये 4 प्रकार, इसको हम आगे और भी देखेंगे, ये 4 प्रकार से होता है, ठीक है। और देखिए विवृत भी यहाँ पे बताया गया है। विवृत अगर हम देखें तो विवृत स्वर निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा का मुख में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से दूर रखा जाता है। जैसे आ क्या है हमारा, विवृत है। ये ऊंचा तालु नीचा तालु ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा इतना, आप इतना ही समझिए कि मुख हमारा बहुत ज़्यादा खुलता है आ में। आ जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख बहुत बड़ा सा खुलता है, तो वो हमारा विवृत है। जो विवृत जो है हमारा एक ही आता है, उसमें आ ही सिर्फ आता है, ठीक है। और अर्ध समवृत्त, समवृत्त, ये सब हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो उनमें कौन सा भेद के अंतर्गत नहीं आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जीव, देखिए जीव में हम 3 तरह से करते हैं, अग्र पश्च मध्य, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा विवृत स्वर, क्योंकि ये हमारा जीव के आधार पे नहीं होता है, ये तो मुख के आधार पे होता है। अभी हमने आपको बताया है ना, 3 होता है जीव के आधार पे, 3 होता है। कौन कौन सा 3 होता है, एक अग्र होता है, एक मध्य होता है, एक पश्च होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लेते हैं थोड़ा। विवृत स्वर जीव के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार से होते हैं, अर्घ स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें मुख का द्वार पूरा खुलता है, ये मैंने आपको अभी बताया, विवृत स्वर में पूरा मुख खुलता है, तो आ हमारा इसके अंदर आता है। तो मूर्ख बोल रही हूँ, मुख के आधार पे 4 होते हैं। कौन कौन सा अभी बताया था मैंने आपको, विवृत, अर्धविवृत, अर्ध समवृत और समवृत, ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है। अब आगे हम देख रहे हैं, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन को आपको बस ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, हम कहाँ थे अभी, अभी हम देख रहे थे अर्ध, हमने पूरा देख लिया। मुख के आधार पे हमारे 4 प्रकार से होते हैं, ठीक है, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमवृत और समवृत। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है अर्धविवृत, तो अर्धविवृत में हमारा आ तो नहीं होगा, क्योंकि विवृत हमारा आ में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा मुख हमारा खुलता है आ में। तो विवृत मतलब वृत्त, याद रखिए आप, तो हमारा मुख वृत्त हो जाता है, गोल हो जाता है पूरी तरह से आ में, तो इसलिए हम आ जो है नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा आंसर तो हमारा ए है, आपको भी पता चल रहा होगा। तो ये ए कैसे है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है विवृत, जिसमें मुख का द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्धविवृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है।
वृत्त में पूरा खुलता है, अर्धवृत्त रहे तो आधा वृत्त याद रहेगा आपको नाम से ही, ठीक है। अब आधा वृत्त में कौन कौन हो जाता है, अ, ए और ओ, जैसे डॉक्टर में डॉक ओ लगाते हैं ना, तो वो वाला भी आपका आधा मुख खुलता है। और औ भी आप जब बोलिएगा तो आपका आधा मुख खुलता है। तो ये तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये आपका पूछा जाता है ए और औ। ये आपके किस में होते हैं, विवृत में हो, अर्धविवृत में होते हैं। आधा मुख इसमें गोल होता है, ठीक है। और अर्ध संवृत में कौन सा हो जाएगा, जिन स्वरों में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, ए और ओ बोल के भी देखिए आप, उसमें क्या होगा, मुख द्वार आपका आधा बंद रहता है। और संवृत में क्या होगा, संवृत में आपका क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई उ, इसमें क्या होता है, मुख द्वार आपका लगभग बंद रहता है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं सारे को, है ना। विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ये 4 प्रकार के होते हैं मुख द्वार के आधार पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब देखिए आपको हमने स्थान के आधार पे वहाँ पे पूरी तरह से डिटेल में करवाया था, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, मूर्धा यहाँ पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, प फ ड ढ ग घ या ज झ, मूर्धा। तो मूर्धा हमारे कौन से वर्ग में आता है, सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा आपको कि कौन से वर्ग में। देखिए मैंने एक ट्रिक से आप याद किया था, जैसे ये हमारा फेस हो गया, तो यहाँ पे कंठ होता है, तो कंठ हमारा क से, इसके बाद यहाँ पे हमारा तालु होता है गले के पास, है ना, तालु होता है, तो तालु के पास होता है ये हमारा क ख के बाद क्या होता है, च छ, तो यहाँ पे च हो जाएगा। उसके बाद हमारा मूर्धा होता है, जो आप देखिएगा दांत के ऊपर का हिस्सा जो होता है, खुरदरा पार्ट, वो हमारा, उसको हम कहते हैं मूर्धा। तो यहाँ पे जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो पार्ट होता है, एक मिनट में साफ कर देती हूँ ये, उसके बाद मैं आपको समझा दे रही हूँ, एक बार आपको याद रहेगा। ये आप ध्यान से देखें, ऐसे ये गया नाक, ये मुंह, ऐसे गले पे, इसको हम समझते हैं ऐसे। देखिए ये पार्ट आपका कंठ है, कंठ है, तो यहाँ पे क हो जाएगा, क वर्ग है आपका। फिर आपका तालु आता है गले के ऊपर, तो यहाँ पे च वर्ग हो जाएगा। यहाँ मूर्धा आता है, दांत का ऊपर का हिस्सा जो खुरदरा पार्ट होता है वो हमारा आता है। क के बाद च के बाद क्या आता है, ट वर्ग। ट वर्ग में क्या हो जाएगा, मूर्धा। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, होठ आ जाएगा, तो ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ में प वर्ग। इसके बाद हमने देखा कि पहले दांत आता है, उसके बाद ऊपर हमारा परत होता है होठ का। तो दांत यहाँ पे देखिए, दांत हमारा हो जाएगा त थ द ध, त वाला जो वर्ग होता है वो हमारा दांत में आ जाएगा। और होठ जो होता है, मुख बंद हो गया, होठ हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो ओष्ठ हो जाएगा हमारा प वर्ग। तो इस तरह से पूरा हम देखते हैं, सिस्टमैटिक चलता है हमारा उच्चारण स्थान। तो अब यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं मूर्धन्य हमने बताया था, तो ट ठ ड ढ न, तो ये जो ट वाला जो वर्ग होता है वो हमारा मूर्धन्य में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ड और ढ। इतना आपको समझाने के लिए बस मैंने किया जैसे मैंने याद किया था। चलिए इसको हम देख लेते हैं। मूर्धन्य व्यंजन हमारा ड और ढ हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जिह्वा द्वारा वर्ड से कटक या कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। कठोर तालु किसे हम कहते हैं, देखिए आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये जो मैंने बनाया था और यहाँ पे, तो आपको मैंने बोला था जो हमारा दांत होता है, दांत के ऊपर आप देखिएगा हमारा जीभ है, जीभ के ऊपर आप टच कीजिए, जो खुरदरा पार्ट होता है वो हमारा होता है मूर्धा, ठीक है, कठोर होता है, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे
ऐसा कहा जा रहा है। ट वर्ग हमारा मूर्धन्य होता है। सिंपल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क वर्ग। अभी आपको मैंने बताया था, ये मैंने किया था, ये आप फिगर अपने आप में बना सकते हैं कि सबसे लास्ट में पहले यहाँ कंठ आता है और कंठ से हमने ऐसे स्टार्ट किया था, ऐसे क, फिर उसके बाद क ख खत्म, फिर च छ ज झ शुरू, तो च आ गया, तालु हो गया, फिर मूर्धा हो गया, फिर दंत हो गया, फिर ओष्ठ हो गया। इस तरह से मैंने आपको एक समझाने का तरीका बताया, देखिए समझने के लिए। अब यहाँ पे क वर्ग पूछ रहा है तो सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे कंठ हो जाएगा। क वर्ग हमारा कंठ के अंदर आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, 30 प्रश्न हम लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कंठ में आपका क ख ग घ अंग क वर्ग, तालु में च वर्ग, मूर्धा में ट वर्ग, दंत में त वर्ग और ओष्ठ में प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में आपका आता है य र ल व। उसमें व्यंजन में आता है आपका तीनों श और ह। लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न आज का, य र ल व किस व्यंजन, किस वर्ग के व्यंजन होते हैं? तो हमने अभी देखा, आपको दिख रहा है, अंतस्थ व्यंजन हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। य र ल व हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है। तो कैसा लगा आपको आज का प्रश्न? प्रश्न बहुत ही अच्छे शानदार प्रश्न है और बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। तो इसको हम करेंगे, पूरा वर्णमाला हम फिनिश करेंगे और इस तरह से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पूरे व्याकरण की सीरीज़ आप देख पाओ और इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।